हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने लिबरलाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और इसके इफेक्ट क्या थे हमारी इकोनॉमी पे, हम वो पढ़ने वाले हैं। तो रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म भी हम पढ़ चुके थे। अब आता है क्राइसिस ऑफ 1991 भी पढ़ चुके थे हम लोग। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो भी पढ़ चुके थे। मेन फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 3 फीचर्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पढ़ चुके थे, जिसमें हम लिबरलाइजेशन को पूरा कवर कर चुके थे। अब हम बचा हुआ है प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? ठीक है, प्राइवेटाइज करना क्या होता है, ये बहुत लीडिंग टॉपिक है आजकल का। हमेशा एक न्यूज़पेपर में आता रहता है कि गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेटाइज कर दिया, चाहे ये चीजें प्राइवेटाइज हो रही हैं। लोग चिल्लाते भी हैं कि प्राइवेटाइज मत करो, प्राइवेटाइज मत करो, क्योंकि चीजें महंगी हो जाती हैं। तो प्राइवेटाइजेशन आखिर होता क्या है? तो देखते हैं यहाँ पे। प्राइवेटाइजेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ, सॉरी एक मिनट पेन हम सिलेक्ट कर लें। प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस टू द एंटरप्रेन्योर इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि हम ओनरशिप को, मैनेजमेंट को और कंट्रोल को हम क्या करेंगे, पब्लिक सेक्टर के हाथ से लेके हम किसको दे देंगे, प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल्स को दे देंगे। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? आखिर पब्लिक सेक्टर तो भाई बहुत अच्छी सेक्टर है, सब लोग चाहते हैं कि कोई भी चीज गवर्नमेंट हो, ठीक है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड हो। तो ऐसा क्यों करते हैं हम? किसी भी पावर को, किसी भी चीज को उठा के हम पब्लिक सेक्टर के हाथ से हम डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर को देते हैं, क्यों करते हैं? तो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में देने का मतलब यही होता है कि जब पब्लिक सेक्टर जो है उस गोल को अचीव नहीं कर पाता है, जब पब्लिक सेक्टर दिए गए काम को कंप्लीट नहीं कर पाता है, तब हम क्या करते हैं, वहां पे प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड करते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करने का मतलब यही होता है कि हम अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाए, एफिशिएंट वे में। जब हमारा काम होगा तभी हमारी इकोनॉमी जो है अच्छे लेवल पे जाएगी। ठीक, तो इसके एग्जांपल क्या क्या हैं? पहला है आईपीसीएल, आईपीसीएल को प्राइवेटाइज किया गया, मारुति उद्योग, आईबीपी एटसेट्रा। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स है जिनको प्राइवेटाइज किया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन टू डेज, मैंने लिख दिया है, सॉरी 2 टाइप्स होगा। ओके, प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन 2 टाइप्स। 2 तरीके से हम लोग प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं। पहला ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब होता है कि हम तुरंत ओनरशिप हटा के, हम पब्लिक सेक्टर के हाथ से ओनरशिप को हटा के हम डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जब रखते हैं तो वो होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर के कुछ पार्ट जब हम जनरल पब्लिक को बेचते हैं, पब्लिक सेक्टर का कुछ पार्ट जब हम जनरल पब्लिक को बेचते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक, प्राइवेटाइजेशन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप वो होता है जब पब्लिक सेक्टर का ओनरशिप जो है डायरेक्टली हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट तब होता है जब हम पब्लिक सेक्टर के कुछ पार्ट्स जो हैं वो हम प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हैं, तो वहां पे डिसइन्वेस्टमेंट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। मतलब कि हमको अपनी इकोनॉमी को पूरे देश की इकोनॉमी के साथ मिलाना है। कैसे? सारे बैरियर्स को हटा के, ताकि हम इंटरनेशनल ट्रेड और कैपिटल मूवमेंट को बढ़ावा दे सके, ताकि हम अपने इंटरनेशनल ट्रेड जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है विद इन ऑल कंट्रीज, इसको हम बढ़ावा दे सके। इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। आई बात समझ में? ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम अपनी इकोनॉमी को दूसरे देशों की इकोनॉमी के साथ भी जोड़ें, ताकि हम उसमें जो है अपना ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है उस समय कर सके। चलिए देखते हैं। इट इज द आउटकम ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ये क्या है? ये रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है? लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ये बहुत कॉमन लाइन है, याद रखना। जितने लोग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज बीएचयू, एयू और एलयू, जितने लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये लाइन आती है एग्जाम में, कॉमन है, बहुत कॉमन लाइन है ये, कि इट इज द आउटकम ऑफ द पॉलिसीज ऑफ डैश एंड डैश। तो तुमको वहां पे बताना होगा लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। आई बात समझ में? मतलब कि ये रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है? लिबरलाइजेशन का रिजल्ट है और वो प्राइवेटाइजेशन का रिजल्ट है। लिबरलाइजेशन का रिजल्ट कैसे है? लिबरलाइज इकोनॉमी को हम करते हैं, इसका मतलब कि हम इकोनॉमी में जितने भी बैरियर्स हैं उसको हटाते हैं, ठीक, ताकि हमारी इकोनॉमी जो है फ्रीली किसी के साथ ट्रेड कर सके। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जहां पे पब्लिक सेक्टर अपना धौस बना के बैठी हुई है, वहां पे कोई काम नहीं कर रही, वहां पे हम अपने प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भेजते हैं ताकि वो अपना काम कर सके और हमारी इकोनॉमी जो है वह एक अलग लेवल पे पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्या है? ग्लोबलाइजेशन एम्स टू क्रिएट अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन का एम यही होता है कि वो अपनी इकोनॉमी को जो है
पूरे वर्ल्ड को जो है एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाते हैं, मतलब कि कोई भी कहीं भी जाने से कतराए ना, कोई भी कहीं से भी ट्रेड करने से कतराए ना, आसानी से पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे के साथ जो है ट्रेड कर सके एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पे कैसे पड़ा, ठीक, तो चल देखते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज मेड अप टू 51%। पहले देखो क्या था, पहले हम लोगों ने पूरा ब्लॉक करके रखा हुआ था कि हमारे यहाँ कोई नहीं आएगा, ना हम किसी और के यहाँ जाएंगे, मेरे यहाँ कोई इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। लेकिन अब क्या था, अब थोड़ी सी अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज की गई आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है एफडीआई जो है उसको बढ़ा के 51% तक कर दिया गया, यानी कि फॉरेन इंडिविजुअल जो है वो हमारे यहाँ 51% तक के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या था, नो परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर हायरिंग फॉरेन टेक्नीशियंस फॉर टेस्टिंग इंडिजिनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज अब्रॉड। मतलब कि अब पहले हमको क्या करना पड़ता था, किसी भी फॉरेन से किसी भी टेक्नीशियन को बुलाने के लिए या फिर किसी भी मशीनरी वगैरह के पार्ट्स को लाने के लिए हमको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन आफ्टर ग्लोबलाइजेशन ऐसा कुछ भी नहीं था, हमको किसी भी गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेना था, हम किसी को भी कॉल ऑफ कर सकते थे। ठीक है, तीसरा है कि टू मेक द इंटरनेशनल एडजस्टमेंट money was devalued by 20% to encourage the export so that the foreign reserve can be maintained। अब याद करो मैंने बताया था 1991 जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जब हमारी कंट्री ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था $7 बिलियन का, तो उस टाइम हमारे पास कितना रिजर्व था याद करो। हमने बताया था कि उस टाइम हमारे पास एक हफ्ते भर के इंपोर्ट करने का सिर्फ रिजर्व था, फॉरेन रिजर्व था, मतलब कि हम दूसरे देश से मंगा रहे हैं तो हमको उसी की करेंसी में पे ऑफ करना है, तो वो सिर्फ हमारे पास एक हफ्ते तक का था। तो सोचो हमारे रिजर्व कितने गंदे गिर चुके थे। तो अब हमको क्या करना था, हमको फॉरेन रिजर्व मेंटेन करना था। तो हम फॉरेन रिजर्व कोई भी इंसान जो है हमारे यहाँ से कब खरीदेगा, जब हम खुद की ही वैल्यू डाउन कर ले, जब हम खुद की करेंसी की वैल्यू डाउन कर ले। तो हमने क्या किया, जो पहले चीजें हम 50 रुपए में बेचते थे उसको हम किस में बेचे। अब पहले मान लो कि $1 का मतलब 50 रुपए था हमारे यहाँ का, लेकिन अब हमारे यहाँ का $1 का मतलब 60 रुपए हो गया, यानी कि अब अपनी मनी की डिवेल्युएशन कर दिया। ऐसे मतलब कि 50 रुपए था तो अब 60 रुपए हो गया, तो वैल्यू बढ़ गई नहीं। जब 60 रुपए हुआ तो उनके $1 में वो हमारे यहाँ से 60 रुपए की चीजें लेके जाएंगे। तो जरा सोचो कि पहले हम लोगों ने 50 रुपए किया हुआ था, अब मान लो हम लोग 60 या 70 रुपए कर देंगे, तो वो $1 लेके जाएंगे, तो हमारे 70 रुपए की चीजें लेके आएंगे। तो इससे वो इंकरेज होंगे ना, तो हमारे यहाँ से वो गुड्स खरीदेंगे, तो हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो जब वो हमारे यहाँ से गुड्स खरीदेंगे, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो वो पैसा हमको देंगे, तो वो पैसा देंगे तो हमारे यहाँ के फॉरेन रिजर्व बढ़ेंगे। तो इसी तरीके से हमारे मनी को डिवैल्यू किया गया था ताकि हमारे यहाँ के फॉरेन रिजर्व जो हैं वो बढ़े। चौथा है अ न्यू 5-year पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाज अनाउंस्ड टू रिमूव ऑल द रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड। एक नई पॉलिसी लाई गई थी, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, जिसमें क्या था कि जितने भी रेस्ट्रिक्शन है फॉरेन ट्रेड पे, इसको क्या किया गया था, हटा दिया गया था। ठीक है, जितने भी कोटास वगैरह फिक्स थे इन सबको जो है बिल्कुल भी हटा दिया गया था ताकि कोई भी प्रॉब्लम ट्रेड करने में ना आए। नेक्स्ट चलते हैं, पॉजिटिव ट्रेड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पॉजिटिव ट्रेड्स क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के, तो पहला है ग्रेटर एक्सेस टू द ग्रेटर मार्केट, ग्लोबल मार्केट सॉरी। अब हम क्या कर पा रहे थे ग्लोबल मार्केट में, मतलब कि वर्ल्ड मार्केट में जो हम लोग का रीच हो गया था। अब हम लोग जो थे अपने आप को वर्ल्ड मार्केट में जो है प्रेजेंट कर पा रहे थे, ग्लोबल मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे थे। वो हम कैसे कर पा रहे थे, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन से पहले जो है जब हम लोग अपनी इकोनॉमी में पूरा ब्लॉक करके रखा हुआ था, तो आप ये बताएं जब हमने खुद ही ब्लॉक किया हुआ तो जब हम खुद ही मना कर रहे हैं कि मेरे देश में आगे व्यापार ना करो, तो क्या कोई और जो है हमको अपनी कंट्री में आने देगा, नहीं आने देगा ना। ताली एक हाथ से बजती है, दोनों हाथ से नहीं बजती है। ठीक, तो अब ताली मत बजाने लगना तुम लोग सही में, ठीक है। तो ग्रेटर एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट का मतलब होता है कि हमारा जो रीच था वो अब ग्लोबल मार्केट में था। ठीक, अब हम जो थे अपने आप को ग्लोबल मार्केट में रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ हम अपने देश तक ही सीमित थे, अपने फिजिकल टेरिटरी तक ही सीमित थे, लेकिन अब क्या था, हम लोग अपने आप को ग्लोबल मार्केट में रिप्रेजेंट कर रहे थे। दूसरा है एडवांस टेक्नोलॉजी। जब हम ग्लोबल मार्केट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब हम अपने कल्चर, अपने यहाँ के टेक्नोलॉजी ग्लोबल मार्केट में दिखा रहे हैं, तो हो सकता है कि जो दूसरा देश है वो भी तो ग्लोबल मार्केट में आएगा, वो भी तो अपनी टेक्नोलॉजीज, अपने कल्चर्स दिखाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, हो सकता है हम उनकी टेक्नोलॉजी खरीदें जिसकी वजह से हम खुद एडवांस हो जाए। तो ग्लोबलाइजेशन का एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी थी। ठीक है, हम टेक्नोलॉजीज खरीदना स्टार्ट कर दिए थे, हम दूसरे की टेक्नोलॉजीज को अपनाना स्टार्ट कर दिए थे। तीसरा है कि बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू बिकम मोर इंपॉर्टेंट प्लेयर इंटरनेशनल अरीना। देखो
जो लार्ज इंडस्ट्रीज थी ना, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी, ये जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो चुकी थी ग्लोबलाइजेशन की, क्योंकि ये क्या करती थी कि मिनिमल रेट पे जब ये अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती थी तो ये जो थी एक्सपोर्ट जो है बहुत ज्यादा करती थी। इसकी वजह से क्या हो चुकी थी, ये इंटरनेशनल मार्केट में अपना रीच, इंटरनेशनल मार्केट में अपनी एक पोजीशन बना चुकी थी, ताकि जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी को लीड कर सके। ठीक, अब आते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ग्लोबलाइजेशन के बाद भाई हमको नई नई चीजें सीखनी होंगी ना, दूसरों का देख के हमको भी जानना होगा, तो इससे हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो सेक्टर था वो भी बढ़ा था, ताकि हम लोग जो थे दूसरों के चीजों को देख के हमारे मन में भी आया, हमको भी इंकरेजमेंट मिली कि भैया देखो हमको भी ऐसा ही करना है, तो हम लोग जो था अपना रीच थोड़ा सा बढ़ाए थे। इसकी वजह से हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हमारे यहाँ बढ़ रहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये है निगेटिव ट्रेड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के निगेटिव ट्रेड्स क्या है, तो पहला है कि इट बेनिफिटेड द डेवलप्ड कंट्रीज मोर एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। निगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ये जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज थी ना, इनको जो है ज्यादा बेनिफिट हुआ। अगर हम लोग देखें डेवलपिंग कंट्री जैसे हम लोग या फिर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जो है, इनको कम क्यों हुआ। अब देखो, डेवलप्ड कंट्रीज है, ऑलरेडी उसके यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। अब उसके यहाँ जब प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हो रहा है, किसी भी कोई भी इकोनॉमी मजबूत तभी होती है जब वहां का इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा हो। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जब अच्छा है तो वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां पे एक्सपोर्ट चीजें होंगी, वहां पे वो लोग थोड़े मिनिमाइज रेट पे, भले प्रॉफिट कम हो लेकिन थोड़े मिनिमल रेट पे जो है वो प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे, तो वहां पे एक्सपोर्ट होगा, वहां पे एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, तो वहां की इकोनॉमी क्या होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट उसका मेंटेन होगा, उसका रिजर्व मेंटेन होगा, वहां की इकोनॉमी जो होगी वो स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो ज्यादा बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को क्या करना पड़ता था, खरीदना पड़ता था, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज क्या थी, वो अपना सामान बेचती थी। दूसरा क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज यूज डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज एज अ फीडर इकोनॉमी। जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को जो है फीडर इकोनॉमी की तरह यूज कर रही थी। फीडर इकोनॉमी की तरह कैसे यूज कर रही थी, यहाँ से क्या पता कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदती थी, जैसे बिल्कुल ब्रिटिशर्स के टाइम पे, या फिर हमारी इकोनॉमी को एज अ मार्केट इकोनॉमी भी वो यूज करती थी, क्योंकि सामान तो वो लोग ला रहे हैं, अभी बताया ना मैंने, एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग सामान, तो आखिर वो लोग कहाँ बेचेंगे, तो हमें डेवलपिंग कंट्रीज या फिर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को ही तो बेचेंगे, मतलब हम जैसे लोगों को ही तो बेचेंगे, गरीब लोगों को। ठीक है, दूसरा क्या है, इट इंक्रीजेस द नेशनल डिस्पैरिटीज अमंग नेशंस एंड पीपल। लोगों के बीच में जो था इनइक्वालिटी आ चुकी थी। ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव ट्रेड्स हैं कि लोगों के बीच में जो देश और नेशन के लोग, मतलब कि अमीर ज्यादा से ज्यादा अमीर होते गया था और गरीब जो है ज्यादा से ज्यादा गरीब होते गया था, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन था, जो अमीर लोग थे उन पे ज्यादा असर कर रहा था, उन पे और प्रॉफिट, लेकिन जो गरीब थे उन पे जो है और उनका घाटा ही जा रहा था। ठीक है, अब चौथा क्या है कि इट क्रैशेस द डोमेस्टिक ऑफ ए कंट्री। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कैसे होंगी भाई, जब हम इंटरनेशनल मार्केट से सामान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम उन्हीं सामान को एक्सपोर्ट करेंगे जिनका प्राइस कम हो और जो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल हो। लेकिन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज क्या थी कि हमारे यहाँ पता है कि बहुत ज्यादा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वगैरह जो थी बहुत ज्यादा थी, या फिर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ लगी हुई हैं जिनके क्या पता प्राइसेस जो है थोड़े मोड़े हाई हो एज कम्पेयर टू द फॉरेन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे थे, अब फॉरेन प्रोडक्ट को ज्यादा अपना रहे थे एज कम्पेयर टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। यहाँ की चीजें नहीं, अब वो इम्पोर्टेड चीजें जो है ज्यादा अपना रहे थे, क्योंकि इम्पोर्टेड चीजों में क्या था, थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी हुई और थोड़ा सा प्राइस वगैरह जो था वो थोड़ा मेंटेन था इन लोगों का। अब नेक्स्ट चलते हैं कि आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है, बहुत सब लोगों ने पढ़ा होगा, एक बार मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आउटसोर्सिंग होता है क्या। देखो, एकदम सिंपल वर्ड में समझा रहे हैं, समझ जाना वरना खून कर देंगे, बता रहे हैं, सॉरी खून नहीं करेंगे। आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि मान लो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसका काम है कपड़े बनाना, अब वो कपड़ा बना रही है, ठीक है, एकदम पूरे उसके मिस्त्री चाकर नौकर चाकर लगे हुए हैं कपड़ा बनाने में। तो अब ये बताओ, कपड़ा बना रही है और बहुत अच्छी कंपनी है, छोड़ो मोबाइल वाली कंपनी है, ठीक है, बहुत अच्छी मोबाइल बना रही है, तो अब मोबाइल का प्रोडक्शन है, उसके यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन अब उसको कस्टमर सर्विस भी देना पड़ेगा ना भैया, कि अगर मोबाइल खराब होती है तो कस्टमर कॉल करेगा फीडबैक वगैरह जानने के लिए। तो आखिर ये काम कौन करेगा, उसी कंपनी में होगा, उसी कंपनी में प्रोडक्शन भी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, और वो भी होगा, इतना मैन पावर कहाँ से आएगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा, कैपिटल तो चाहिए ना, कैपिटल चाहिए, तो इतना पैसा आएगा कहाँ से। तो आप क्या करते हैं, आप किसी थर्ड पार्टी से अपनी हेल्प लेते हैं कि भैया देखो हम तुमको तुम्हारे चार्जेस पे कर दे रहे हैं, तुमको इसके बदले जो है ये काम करना होगा। तो आउटसोर्सिंग का मतलब भी यही होता है कि वर्क को असाइन किया कर दिया जाता है टू द थर्ड पार्टी। जो थर्ड पार्टी होती है उसको हम क्या करते हैं, काम को असाइन कर देते हैं।
अब थर्ड पार्टी को काम को असाइन करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग उसको काम बांट देते हैं ताकि हमारे ऊपर से जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उसके ऊपर से जिम्मेदारी हट जाए, और काम के बदले जो है वो लोग उसके हिसाब से पे ऑफ भी करते हैं। इससे क्या होता है कि पहली चीज की इंडस्ट्रीज का कैपिटल भी बचता है, दूसरी चीज की इंडस्ट्रीज जो है अच्छे से एक्सपैंड कर पाती हैं, जिस एरिया में प्रोफेशनली वो काम कर रही है उस एरिया में एक्सपैंड कर जाती हैं, उनको किसी और एरिया में किसी और सेक्टर में जरूरत नहीं होती है। अब देखो इंडिया जो है एक हब बन चुका है आउटसोर्सिंग का, सब लोगों ने सुना होगा कॉल सेंटर ये वो फलैंड का, ठीक है। तो इंडिया का क्या हो चुका है, एक हब बन चुका है, किस चीज का, आउटसोर्सिंग का। कैसे बन चुका है भैया, इंडिया में हमारे यहाँ मैन पावर बहुत ज्यादा है, इंडिया में मैन पावर इतनी अवेलेबल है कि बहुत ही कम वेजेस पे भी लोग काम करने के लिए रेडी हैं। तो इंडिया जो है हब बना है हुआ है हमारे आउटसोर्सिंग का, इसी वजह से जितनी भी एमएनसी है, जितनी भी सेटअप होती हैं यहाँ पे, वो क्या करती हैं, कॉल सेंटर वगैरह ज्यादा खोलती हैं ताकि जो है इंडिया में जो है काम हो सके। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनके बहुत सारे ऐसे एमएनसी है, बहुत सारे ऐसे कॉल सेंटर है जिनका मेन हेडक्वार्टर कहीं और है, मेन ब्रांच कहीं और है, लेकिन काम उसका कस्टमर फीडबैक वाला या फिर आउटसोर्सिंग वाला काम जो है, नॉर्मल जो काम है अकाउंटेंसी डेटा एंट्री वगैरह का काम जो है वो इस कंट्री में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेबर की अवेलेबिलिटी जो है बहुत इजीली लोग मिल जाएंगे, यहाँ पे उनके कॉस्ट कम है, तो इस वजह से जो इनके रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट कम है, चाहे जो भी चीजें लगती हैं उनके कॉस्ट कम है, तो इस वजह से वो इजीली जो है काम कर सकते हैं। अब देखते हैं एक्टिविटीज आउटसोर्स्ड इन इंडिया, कौन कौन सी एक्टिविटी जो इंडिया से आउटसोर्स होते हैं, वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस, वॉइस चेंजिंग वगैरह वाला जो काम होता है, रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, क्लिनिकल एडवाइस, डेटा एंट्री वगैरह जितनी भी चीजें होती है ना वो सब इसी से होती है, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह हो गई, ये सब इसी यहीं से होती है। अब चलते हैं पढ़ते हैं हम लोग सॉरी ये लग रहा है स्लाइड खाली है, डब्ल्यू के बारे में, ठीक है। तो डब्ल्यू क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो डब्ल्यू से पहले जो था हमारा गैट था, गैट क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन था जो जितनी भी ट्रेड होती थी ना एक दूसरी कंट्रीज में, ये उसको देखता था, जो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स होते थे दो तीन कंट्रीज के बीच में उनको देखता था। उसके बाद जब गैट को एस्टैब्लिश किया गया था 1948 में, 23 मेंबर्स थे इसके, आई थिंक याद होगा मुझे, 23 मेंबर्स को एस्टैब्लिश किया गया था गैट को। तो क्या हुआ था कि गैट को एस्टैब्लिश तो किया गया था और ये मल्टीलेटरल ट्रेड में बात करता था कंट्रीज के बीच में, और सारी कंट्रीज को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती थी ताकि वो अपना काम सही से परफॉर्म कर सके। लेकिन इसके बाद 1995 में डब्ल्यूटीओ को लाया गया, गैट को हटा के डब्ल्यूटीओ को लाया गया था 1995 में। लेकिन डब्ल्यूटीओ क्या करता था, मल्टीलेटरल ट्रेड तो करता था, गुड्स का तो करता ही था, एज वेल एज सर्विसेज का भी करता था। गैट और डब्ल्यूटीओ में यही डिफरेंस था कि डब्ल्यूटीओ जो था वो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज में भी जब ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, तब उसको नई नेम दे दिया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी प्रेजेंट में डब्ल्यूटीओ के 159 मेंबर्स हैं, इस पॉइंट को याद रखना, भूलना मत कि प्रेजेंट में डब्ल्यूटीओ के 159 मेंबर्स हैं। ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि अभी डब्ल्यूटीओ के कितने मेंबर्स हैं। चलो नेक्स्ट, सम फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के फंक्शंस क्या क्या है, पहला तो टू फैसिलिटेट द इंटरनेशनल ट्रेड, जो एक दूसरे कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है ये उसको क्या करते हैं, फैसिलिटेट करती है, मतलब हेल्प करती है ताकि वो ट्रेड जो है वो आसानी से हो पाए। फिर इनलार्ज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब ट्रेड अच्छी सी होगी, जब डिमांड अच्छी होगी इंटरनेशनल मार्केट में, अगर मेरी ही प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी है, डब्ल्यूटीओ अगर मुझे बताता है कि हाँ आपके प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी है, अगर वो ट्रेड कराता है, तो इससे क्या होता है, हम अपना प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाएंगे, ठीक। तो इंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज लिखा हुआ है, सॉरी जल्दी मैंने टाइप किया हुआ है तो ये गलती हो गई है, इसको हम रिसोर्सेज कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा था, मतलब कि डब्ल्यूटीओ जो था वो नहीं चाहता था कि किसी भी कंट्री में कोई भी रिसोर्स जो है वो खराब हो। अगर किसी कंट्री को किसी रिसोर्स की नीड है तो वो दूसरे कंट्री के पास जिसके पास अवेलेबिलिटी है उसकी वो उसको प्रोवाइड कराता है। टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, जितनी भी चीजें होती हैं, ट्रेड, प्रोडक्शन वगैरह जो भी होता है, उनसे जो है जो भी हार्मफुल चीजें होती हैं उसको थोड़ा खत्म करने में मदद करता है डब्ल्यूटीओ, और एनवायरमेंट को सेफ रखता है। सेफ रखता है क्या, सेफ रखने में मदद करता है। चलो, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स है ना जो डब्ल्यूटीओ ने लॉन्च किए हुए हैं जिससे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मिले। अब आते हैं क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी, देखते हैं भैया क्या 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 सही था, एलपीजी पॉलिसी सही था तो क्यों सही था, क्या क्या रीजन है, और गलत था तो क्यों गलत था, इसके क्या क्या रीजन है। तो पहला क्या है कि आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक्स, फेवर ऑफ इकोनॉमिक्स ने फेवर ऑफ एलपीजी पॉलिसी। पहला क्या है, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ,
इकोनॉमिक ग्रोथ में के रेट में इंक्रीमेंट हुई। इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगा, हमारा इकोनॉमिक जो है ग्रोथ कब करेगा, जब वहां पे प्रोडक्शन अच्छा होगा, एम्प्लॉयमेंट अच्छी होगी। तो प्रोडक्शन अच्छा तभी हुआ जब हम लोग जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए, अपने चीजों को जो है एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए। तो इससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया। इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगे, हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो आके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। अब वो कैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, मैंने पहले ही बताया कि इंडिया में मैन पावर बहुत ज्यादा था, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत अच्छी थी, और नेचुरल रिसोर्सेज की तो बात ही नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि हमारे फॉरेन इन्वेस्टर जो थे वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हुए। किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए क्या चाहिए, उसके फैक्टर सर्विसेज चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो कि यहाँ पे इजीली मिल सकता है। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हुए। तीसरा क्या है कि राइज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था उसमें इंक्रीमेंट हुआ। कैसे हुआ, जब हम किसी भी सामान को एक्सपोर्ट करेंगे किसी दूसरी कंट्री में, तो वो कंट्री क्या करेगी, अपनी करेंसी में खरीदेगी, तो जिसकी वजह से हमारा जो हमारा रिजर्व है वो मेंटेन रहेगा। चौथा है कि राइज इन एक्सपोर्ट, जो हमारा एक्सपोर्ट हम बता चुके हैं कि जब हमारी डिमांड जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड मार्केट में ज्यादा होगी तब हम अपना एक्सपोर्ट करेंगे। और पहले क्या था, हम अपने देश में ही रहते थे ना, पूरे देश में ही सिर्फ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे, अपने नेशन में ही स्टेट वाइज करते थे। लेकिन अब क्या था, अब हम कंट्री वाइज कर रहे हैं, अब हम दूसरे देश को भी प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करें, तो इससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। पांचवा क्या था, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल था। ठीक है, अगर हमारे यहाँ किसी भी चीज की कमी है, प्राइसेस उसके बढ़ रहे हैं, तो तुरंत हम वर्ल्ड मार्केट से जो वो चीजें मंगा लेते थे, जिसकी वजह से क्या होती थी, प्राइसेस जो है वो स्टेबल हो जाती थी। छठा है इंक्रीज इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर थे ना, ग्लोबलाइजेशन के बाद से, सॉरी एलपीजी पॉलिसी के बाद से जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो प्राइवेट सेक्टर को जो है वो चीजें दी जाने लगी। तो इससे क्या हुआ कि हमारे प्राइवेट सेक्टर जो थे वो अच्छे से उभर के बाहर आए, अपना काम उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया। आज भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं और अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हमारे जीडीपी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। जो हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म था, इसके उसको क्रिटिसाइज करते हैं, गलत था, कैसे था। ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, जिस हिसाब से हमारा जीडीपी बढ़ रहा था उस हिसाब से हमारा उसके डबल ट्रिपल हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा था, उसके डबल ट्रिपल हमारे यहाँ रोज यूथ जो है वो पैदा होते थे, रोज यूथ पास आउट होते थे। तो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका था। ठीक है, हमारे यहाँ जो नौकरीज थी, नौकरीज मिल तो रही थी लेकिन उस रेशियो से नहीं मिल रही थी जिस रेशियो से हमारे पॉपुलेशन या फिर हमारे यूथ जो थे वो एडुकेटेड हो रहे थे। दूसरा है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एलपीजी पॉलिसी के बाद से एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है एकदम बिल्कुल ध्यान से हटा दिया गया था। कैसे हटा दिया गया था, सब्सिडीज खत्म कर दी गई थी, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता था वहां पे, जैसे कि वहां पे हैंड पंप, टेबल, ट्यूबवेल वगैरह फैसिलिटीज वगैरह होती थी, इन सबको भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया था, इन सब चीजों को हटा दिया गया था। तीसरा क्या, लो लेवल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी वो कम काम कर रही थी, अब कम उनका जो ग्रोथ था वो कम हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें जो है वो इम्पोर्ट करा रहे थे। अब हम अपनी इंडस्ट्रीज का नहीं पहने, हम किसी और की इंडस्ट्रीज का की चीजों को मंगाएं, इम्पोर्ट कराएं। तो इम्पोर्ट कराने से मैंने भी बताया था कि दो चीजें थी, एक तो उनके प्राइसेस कम, दूसरी उनकी फिनिशिंग अच्छी थी। तो लोग भी जो पसंद कर रहे थे वो इम्पोर्टेड चीजें ही पसंद कर रहे थे, क्योंकि उसी पैसे में अगर उनको सस्ती और अच्छी चीजें मिल रही हैं तो वो क्यों नहीं खरीदेंगे। चौथा था इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी ना, जो हम बताए थे कि जो पब्लिक सेक्टर को के पार्ट को कुछ बेचा जाता है पब्लिक के हैंड में, तो ये जो थी, ये जो पॉलिसी थी ना वो ठीक नहीं थी। मतलब कि बेच तो जा रहा था लेकिन उसके बाद से एफिशिएंट वे में उसको उस पर वर्क नहीं हो पा रहा था। उसके बाद से इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी, जो हमारे यहाँ टैक्स वगैरह की पॉलिसी है वो भी, कुछ लोग टैक्स पे करते थे, कुछ लोग टैक्स नहीं पे करते थे, कुछ लोग तो बिल्कुल भी मतलब भूल जाते थे कि टैक्स भी कुछ नाम की चीज होती है। तो इन सब चीजों की वजह से हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म को अपने क्रिटिसाइज कर सकते हैं, एलपीजी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ये रहा हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब हम चलेंगे कल अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।